हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 31 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 15 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति जितने भी नियम आदर्श हैं उन सभी को बनाए रखने का जो सिद्धांत है वही कहलाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो अब हम आज की वर्कशीट में जानेंगे कि यूरोप में जितने भी देश हैं उन सभी देश के लोगों में किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें सभी देशों के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं ना, और यहाँ पर बहुत सारी जनता दिखाई दे रही है, उनके हाथ में झंडे हैं। तो उन सभी के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना है, उस राष्ट्रवाद की भावना को दिखाते हुए ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए राष्ट्रवाद की भावना पर फ्रेडरिक सॉर्यू के विचार। तो जो फ्रेडरिक सॉर्यू हैं, इन्होंने कहा 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। देखो, इसने पहली बात आपको याद रखना है कि ये कहाँ के कलाकार थे, फ्रांस के कलाकार थे। ठीक है, फ्रांसीसी कलाकार थे। इनका नाम था फ्रेडरिक सॉर्यू और इन्होंने 4 चित्रों की सहायता से, कितने चित्र लिए थे, 4 चित्र। ठीक है, 4 चित्रों की सहायता से एक श्रृंखला बनाई और इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। वो जो शब्द कहना चाहते थे उन्होंने उन शब्दों को कहा नहीं, बल्कि चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। जो पहला चित्र है उसमें कहाँ के लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। और वे सभी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या भगवान से दुआ कर रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्रता मिले। उसमें सभी लोग हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी हैं और सभी सामाजिक वर्गों के हैं। उच्च वर्ग का भी है, निम्न वर्ग का भी है, मध्यम वर्ग का भी, और सभी उम्र के लोग हैं। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है, यही वंदना कर रहा है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो जो जिस प्रतिमा मतलब होती है मूर्ति, तो जिस मूर्ति के सामने वो प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना मतलब प्रार्थना करना, वो वंदना कर रहे हैं, उसमें जो प्रतिमा है, मूर्ति है, जो उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, उसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे में अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया गया है कि जो ध्वस्त अवशेष का मतलब हो गया कि जो वो नहीं चाहते हैं उस चीज़ के अवशेष वहाँ पर बिखरे हुए हैं। अब दूसरा देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, आपको सन याद रखना है 1789। और इस समय जो वहाँ के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो किस तरह से विकसित हुई। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। सबसे पहली अभिव्यक्ति उन लोगों ने कैसे की, फ्रांस में क्रांति की। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। इसका मतलब है कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो राजनीतिक बदलाव किए, राजनीति में जो चेंजेस आए और जो संवैधानिक बदलाव आए, तो उनसे क्या हुआ, जो प्रभुसत्ता थी मतलब जो पावर थी वो राजतंत्र से निकल के फ्रांस के नागरिकों ने अपने हाथों में ले ली, है ना। और क्रांति ने घोषणा की मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसमें ये घोषणा की गई थी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। ठीक है, उसमें मतलब ये कहा गया कि जो राजतंत्र है वो पूरी तरह से समाप्त होगा। तो इस बात की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से हो गई थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए।
ठीक है। इन परिवर्तनों से कौन कौन से परिवर्तन थे? राजनीतिक और मानसिक जगत में, मतलब लोगों की मानसिकता को बदल दिया कि अब हमें राजतंत्र में राजा के अधीन नहीं रहना है, बल्कि हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है, हमें अपने एक स्वतंत्र संविधान की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य थे, वंशीय साम्राज्य मतलब राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो इस तरह से जो वंशीय साम्राज्य था उसके स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में से एक साझा पहचान का भाग और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के बारे में समझ आ गया होगा, और जो फ्रेडरिक सोरियू ने जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे, उन्होंने किस तरह से राष्ट्रवाद के विचारों को अपनी कला के माध्यम से दिखाया था। अब देखिए राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कौन कौन से उदय के कारण थे। तो देखिए निरंकुश शासन व्यवस्था, राष्ट्रवाद के उदय के कारण लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना क्यों पनपी? क्योंकि वहाँ पर निरंकुश शासन व्यवस्था थी, जो वहाँ के राजा थे वो निरंकुश थे, ठीक है। दूसरा कारण था उदारवादी विचारों का प्रसार होना, उदारवादी विचारों का प्रसार होना। उदारवादी का मतलब हुआ कि जो संवैधानिक विचार हैं, है ना, उन विचारों को दूर दूर तक फैलाना और उनमें उदारता की भावना लाना। जैसे राजा का निरंकुशता है तो निरंकुशता में कमी लाना, तो ये क्या हुआ? उदारवादी विचारों को फैलाना। बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति भी हुए थे जिन्होंने कि राष्ट्रवाद में उदारवादी विचारधाराओं को बहुत अधिक फैलाया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देना, ये नारा दिया गया था, सभी स्वतंत्र हैं, सभी समान हैं और सभी भाई भाई हैं। तो ये कौन सा हुआ? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। फोर्थ पॉइंट था शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, जो मध्यम वर्ग था उसने अपनी भूमिका निभाई राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है इस पर आधारित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 4 हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या है? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, है ना, ये राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। मतलब इस फ्रांसीसी क्रांति से पहले कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो राजतंत्र के विरुद्ध हो। तो ये क्या था? ये राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी। और दूसरा, इसमें मैं अभी आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के आंसर दिखाऊंगी। दूसरा प्रश्न है निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखर गए थे? अभी हमने यहाँ वर्कशीट में पढ़ा था कि जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे। तो इसमें पूछा है क्यों बिखर गए थे, यह किस बात का प्रतीक है? और तीसरा प्रश्न है बच्चों, मैं आपको प्रश्न इसलिए बताती हूँ क्योंकि उत्तर से ज़्यादा प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो आप उत्तर लिख दें और आपको ये ना पता चले कि हमें से पूछा क्या गया था और हमने क्या लिखा है, इसलिए प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। यहाँ बताया कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली थी तो उन लोगों की किस तरह की प्रकृति थी, है ना, ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी इसकी प्रकृति क्या थी। फोर्थ है फ्रेडरिक सोरियू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो देखो अब मैं आपको पहला प्रश्न लिखित रूप में दिखाती हूँ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। तो देखो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मैंने अभी आपको बताया था कि जो वहाँ के नागरिक थे वो क्या चाहते थे? वो लोकतंत्र चाहते थे, है ना। तो लोकतंत्र चाहने के लिए उन्होंने क्या किया? जो राजतंत्र था उसका विरोध करना शुरू किया। तो इसीलिए जो प्रभुसत्ता थी, जो पावर थी, वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति बनी थी। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? यह किस बात का प्रतीक है? तो देखिए निरंकुश शासन व्यवस्था क्या होती है? निरंकुश शासन व्यवस्था का अर्थ है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। निरंकुश मतलब बिना अंकुश के, है ना, जिस पर कोई भी नियंत्रण ना हो।
राजतंत्र निरंकुशवाद का उदाहरण है। राजतंत्र क्या है? राजा जो होता है वो किसी के अधीन होता है। राजा का राज्य, किसी भी राज्य में अगर राजा है तो वो सर्वोपरि होता है ना। तो वो क्या होता है? निरंकुशवादता का उदाहरण होता है राजतंत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर ध्वस्त अवशेष निरंकुशवाद अर्थात राजतंत्र के अंत का प्रतीक है। ठीक है, तो ये क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो क्या चाहती थी? राजतंत्र का अंत चाहती थी और राष्ट्रवाद की भावना को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहती थी, है ना। तो जो फ्रेडरिक सोरेयू जो कलाकार हैं, उन्होंने इसी भावना को कि राजतंत्र का अंत हो, इसी भावना की वजह से वो जो चित्र बनाया था, उस चित्र पर क्या था कि जो ध्वस्त अवशेष थे वो जमीन पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। इसमें पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति क्या थी। तो देखो, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद बहुत सारे कारणों से उभर कर सामने आया, जैसे साझी विरासत, एक भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा, एक भौगोलिक क्षेत्र तथा एक समान इतिहास। ये सब क्या थे? ये राष्ट्रवाद के कारण थे। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ साथ एक जन आंदोलन भी था। तो देखो, ये जो यूरोपीय राष्ट्रवाद था, इसमें यूरोप के सभी देशों ने भाग लिया था। तो वो सब जो राष्ट्रवाद की जो प्रकृति बनी थी वो सबकी साझी प्रकृति थी, है ना। तो सबकी साझी विरासत थी, सभी देशों की साझी विरासत थी, सभी की भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा, एक भौगोलिक क्षेत्र और एक समान इतिहास। ये सब क्या थे? ये इसकी राष्ट्रवाद की प्रकृति थी। सभी लोगों ने मिलजुल कर एक साथ उदारवादता की भावना को बढ़ावा दिया और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, और ये राजनीतिक और सांस्कृतिक के साथ साथ एक जन आंदोलन भी था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। फ्रेडरिक सोरेयू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो अभी हमने वर्कशीट में समझा था कि फ्रेडरिक सोरेयू ने 4 चित्रों के माध्यम से अपने भावनाओं का वर्णन किया है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है? चित्रों की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो फ्रेडरिक सोरेयू ने अपने 4 चित्रों के माध्यम से दिखाया कि निरंकुशवाद का अंत होगा और लोकतंत्र का उदय होगा। जो शब्द वो कह नहीं पाए, उन शब्दों को उन्होंने अपनी कला के माध्यम से, चित्रकारिता के माध्यम से दिखाया। ठीक है, तो कहना चाहते थे कि निरंकुशवादिता का अंत होगा और लोकतंत्र का उदय होगा। और दूसरा पॉइंट है इसमें, फ्रेडरिक सोरेयू ने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्र राज्यों के गठन को भी दर्शाया। उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से दिखाया कि राष्ट्र राज्यों के गठन, जो राष्ट्र राज्य हैं उन सभी का गठन होगा। ठीक है, इसके माध्यम से जो राष्ट्रवाद की भावना है वो किस तरह से बढ़ेगी? राष्ट्र राज्यों का गठन होगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट और इसके सभी प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू all of you.